हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी की क्लास लेकर के आई हूँ। हिंदी की क्लास में आज जो आपका टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ वो रहेगा विलोम व समानार्थी शब्द। ठीक है, विलोम और समानार्थी के बाद आपके हिंदी में 2 से 3 टॉपिक और बचेंगे। उसके बाद आपका हिंदी का सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। विलोम और समानार्थी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और आपका टॉपिक था मात्राएं, जो लास्ट क्लास में मैंने कंप्लीट नहीं कराया था, थोड़ा सा बस समझा दिया था कैसे थ्योरी लिखनी है, वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर प्रश्न एग्जाम में आता है मात्राएं किसे कहते हैं, तो देखिएगा क्या लिखना है। जब स्वर व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं तो उनका रूप कुछ बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। जैसे कि मानो यहाँ पर हमारे पास कोई स्वर है, सॉरी व्यंजन है ख। खा में हलंत लगा होगा तभी तो ये व्यंजन है। जैसे ही इसमें स्वर जुड़ा क्या, बड़ा आ, तो ये अब किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे खा। तो जब आ यहाँ पे जुड़ा तो ये आ न रह के क्या आ गया, आ की मात्रा यहाँ पर लग गई, यानी कि एक लाइन से हमने आ को दर्शा दिया। तो यही क्या है, यही मात्रा कहलाती है। स्वर का जो रूप बदलता है वही क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। यहाँ पर ये मात्राएं लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं छोटे आ की। तो छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। ये क्या क्या करता है कि जैसे मान लीजिए ये खा है और इस खा में जब छोटा आ जुड़ेगा तो ये क्या होगा, ये जो हलंत है ये हट जाएगी, यानी कि ये जो खा है वो पूर्ण हो जाएगा, स्वर सहित आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे कोई भी व्यंजन है उसमें यही कर सकते हैं। इसके बाद मात्राएं देख लो। आ की मात्रा ये रही, इसके बाद छोटी की मात्रा, फिर ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, रिरी की मात्रा, फिर ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। ये है आपकी इन स्वरों की मात्राएं। इधर देखिएगा, यहाँ मैंने व्यंजन लिखे हुए हैं, यहाँ एक एक करके मैंने स्वर को ऐड किया है। तो जो रूप आपका बन के आया है वो कुछ ये रहेगा। जैसे कि का में जब आपका छोटा आ ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, का, यानी कि हलंत हट जाएगी। का में आ जुड़ेगा तो का बनेगा, फिर ई जुड़ेगी तो की, फिर की, कु, कू, क्री। जब री ऐड होगा तो री की मात्रा आ जाएगी। इसके बाद जब ए ऐड होगा तो क्या होगा, के, फिर आई ऐड होने पर कै, ओ ऐड होगा तो को, और फिर औ ऐड होगा तो औ, कौ। तो आप देख रहे हो कि ये सब तो हट गए, सिर्फ इनका एक रूप रह गया, छोटा सा एक चिन्ह रह गया। वही चिन्ह क्या है, मात्रा है। ठीक है, इन स्वरों की मात्रा उसको हम बोलते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, विलोम और समानार्थी शब्द। विलोम और समानार्थी आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्या, हर सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि हर बार पूछ लेते हैं। कोई भी आपको 1 से 2 शब्द दे देंगे, उसका आपको विलोम लिखना होगा और उसका आपको या समानार्थी पूछ सकते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द पूछ सकते हैं, या परिभाषा पूछ ली जाएगी। तो ये ऐसा टॉपिक है ना, चारों सेमेस्टर में काम आने वाला है, तो इसको अच्छे से कहीं अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। विलोम शब्द किसे कहते हैं, देखिएगा। विलोम शब्द क्या है, 2022 में आपके सेमेस्टर में ही आया था। विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो उल्टा अर्थ देते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा या फिर विपरीत शब्द देंगे, विपरीत अर्थ देंगे, सॉरी, एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देंगे, वो कहलाते हैं विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, अल्पायु और दीर्घायु। अल्पायु का मतलब है कम आयु, और दीर्घायु इसका जस्ट उल्टा है। दीर्घ मीन्स ज्यादा, यानी कि अधिक आयु, कम आयु का ज्यादा, अधिक आयु। इसके बाद अगला है आस्तिक, और उसका अपोजिट है नास्तिक। आस्तिक का मतलब क्या होता है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, और नास्तिक उसका उल्टा है, वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। तो ये आपके विलोम शब्द हैं। अब इनको याद करने की सबसे अच्छी, मैं अगर आपको एक ट्रिक बताऊं तो ये है कि आपको सबसे पहले ना आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। अगर आप हिंदी इंग्लिश में किसी में भी, आप जैसे इंग्लिश में एंटोनियम्स या सिनोनियम्स याद करने जा रहे हैं और हिंदी में विलोम या समानार्थी याद कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे ज़्यादा कमांड करना है शब्दावली पर, यानी कि जो भी शब्द आप पढ़ रहे हैं उसका अर्थ भी पता होना चाहिए। ठीक है, जो कठिन शब्द आएगा तो उनके आपको अर्थ पता होना चाहिए, जिससे क्या है कि जब विलोम शब्द निकालने होंगे ऑप्शन में, तो आप उन चारों ऑप्शन के अर्थ निकाल के जो पूछा जा रहा है उससे कनेक्ट कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द लिखे हुए हैं। सबसे पहला है अग्रज। अग्रज का विलोम क्या होता है, अनुज। अग्रज मीन्स बड़ा और अनुज मीन्स उससे छोटा। ठीक है,
फिर आदान का विलोम प्रदान, आदान मतलब लेना, प्रदान मीन्स देना। अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा? विरक्ति, किसी में अनुरक्ति होना, किसी में लीन होना, विरक्ति यानी कि उससे बिल्कुल अलग हो जाना। आधार का विलोम क्या होता है? निराधार। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, इनके तो आ ही रहे होंगे। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि। संयोग का विलोम वियोग। आविर्भाव का तिरोभाव। इसके बाद घृणा विलोम प्रेम। जड़ का चेतन, अनुकूल का प्रतिकूल, उन्नति का अवनति, अध का इति, जंगम का स्थावर, कृत्रिम का नैसर्गिक। नैसर्गिक को आप एक चीज़ और यहीं पर लिख लीजिएगा, प्राकृतिक भी होता है, ठीक है। प्राकृतिक और नैसर्गिक एक ही चीज़ है, तो प्राकृतिक का समानार्थी या पर्यायवाची क्या होगा? नैसर्गिक। कृत्रिम का विलोम दो शब्द होंगे, एक तो प्राकृतिक भी होगा और दूसरा नैसर्गिक भी होगा। क्लियर है? गौरव का विलोम हो जाएगा लाघव। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं ताकि हमें तैयार हो जाए। अग्रज का अनुज, आदान का प्रदान, अनुरक्ति का विरक्ति, आधार का निराधार, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, संयोग का वियोग, आविर्भाव का तिरोभाव, घृणा का प्रेम, जड़ चेतन, अनुकूल प्रतिकूल, उन्नति अवनति, अध इति, जंगम स्थावर, कृत्रिम का नैसर्गिक और प्राकृतिक दोनों ही है, और नैसर्गिक और प्राकृतिक एक दूसरे के समानार्थी हैं। क्लियर है? गौरव का हो जाएगा लाघव। इसके बाद हम आगे आते हैं अगले विलोम पर। नेक्स्ट है आपका जागृत। जागृत का हो जाएगा सुसुप्त। जागृत का विलोम क्या हो जाएगा? सुसुप्त। कृत्रिम का प्राकृतिक, ऋजु का वक्र, ऋजु मीन सीधा, वक्र मीन टेढ़ा मेढ़ा। कर्कश का मधुर, कर्कश कड़वा, कड़वी बोलते ना, बहुत कर्कश ध्वनि आ रही है, बहुत मधुर ध्वनि आ रही है, ठीक है। कृतज्ञ का कृतघ्न, कृतज्ञ का मतलब होता है जो उपकार को नहीं मानता, और कृतघ्न का मतलब होते जो किए गए उपकार को मानते हैं। कृश का हो जाएगा हष्ट पुष्ट। कृश का मतलब होता है कमजोर, दुबला पतला, ठीक है, कमजोर, चाहे आप इसका अर्थ लिख सकते हैं यहाँ पर। कृश का मतलब है कमजोर या दुबला पतला, ठीक है। इसके बाद आ जाइए कौटिल्य। कौटिल्य का विलोम होता है आर्जव। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। उचित का अनुचित, उदार का अनुदार, और प्रत्यक्ष का परोक्ष। इसके बाद इधर देखिए, ग्रस्त का हो जाएगा मुक्त। ग्रस्त मतलब किसी चीज से घिरा हुआ होना, मुक्त यानी कि उससे आजाद हो जाना। गुप्त का प्रकट, गुप्त रहस्य या गुप्त सूत्र, और गुप्त का विलोम यानी कि उनको प्रकट कर दिया जाए। सौम्य का विलोम होता है उग्र। सौम्य का मतलब क्या है? एकदम से मधुर होना, सौम्यता होना, ठीक है, विनम्रता। और उग्र यानी कि एकदम वो करने वाला, लड़ाई झगड़े वाला, ठीक है। संकीर्ण का विस्तीर्ण, ऐहिक का पारलौकिक, उर्वर का ऊसर, ये उर्वर भूमि होती है ना, उर्वरा, वही वाली। नूतन का विलोम पुरातन। आनंद का विषाद, अंधकार का प्रकाश, उत्थान का पतन, और उत्कर्ष का अपकर्ष। एक बार इनको रिवाइज करते हैं। जागृत का सुसुप्त, कृत्रिम का प्राकृतिक, ऋजु का वक्र, कर्कश का मधुर, कृतज्ञ का कृतघ्न, कृतज्ञ का कृतघ्न, बहुत इंपॉर्टेंट है कृतज्ञ, ये पूछा जाता है बार बार, कृतज्ञ। इसके बाद कृश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृश का विलोम क्या होता है? हष्ट पुष्ट। कौटिल्य का आर्जव, अर्वाचीन का प्राचीन, उचित का अनुचित, उदार का अनुदार, प्रत्यक्ष का परोक्ष। ग्रस्त का मुक्त, गुप्त का प्रकट, सौम्य का उग्र, संकीर्ण का विस्तीर्ण, ऐहिक का पारलौकिक, उर्वर का ऊसर, नूतन का पुरातन, आनंद का विषाद, अंधकार का प्रकाश, उत्थान का पतन, और उत्कर्ष का अपकर्ष। आपके सेमेस्टर के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पर मैं टिक कर देती हूँ। अंधकार को याद रखिएगा, ठीक है, नूतन को याद रखिए, इसके बाद सौम्य को याद रखिए, इधर अर्वाचीन प्राचीन बहुत पूछते हैं, उचित अनुचित बहुत पूछा जाता है, और प्रत्यक्ष परोक्ष बहुत पूछा जाता है। ऊपर देख लीजिएगा, जागृत सुसुप्त पूछेंगे, संयोग वियोग बहुत पूछते हैं, जंगम स्थावर बहुत पूछा जाता है, और साथ साथ जड़ चेतन, ठीक है। बाकी तो इजी है, कर लोगे, जैसे इनमें से अंतर्मुखी बहिर्मुखी आ जाए, और वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है ना, इसमें बहुत छोटे छोटे विलोम पूछ लेते हैं, बहुत ही इजी वाले। इसके बाद आते हैं हम अगले विलोम पर, शुष्क का विलोम। शुष्क का विलोम क्या होगा? तो शुष्क का होगा आर्द्र। शाश्वत का विलोम क्षणिक। मितव्यय का विलोम अपव्यय। समष्टि का विलोम व्यष्टि। सत्कार का विलोम तिरस्कार। सत्कार मतलब किसी का सम्मान कर देना, तिरस्कार उसकी बेइज्जती कर देना, ठीक है। मूक का विलोम होता है वाचाल, ठीक है। मूक यानी कि एक शांत स्वभाव वाला होगा, और वाचाल ऊर्मी बहुत अधिक बोलने वाला, ठीक है, वाचाल बहुत अधिक बोलने वाला।
देखिएगा यहाँ पर शुष्क का आर्द्र, शाश्वत का क्षणिक, मितव्यय का अपव्यय। मितव्यय का मतलब होता है कम खर्च करने वाला, ठीक है। और आपका पूछा जाए कि कंजूसी से जो खर्च करता हो, एक तो कम खर्च करते हैं व्यक्ति और एक कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कंजूसी से धन को खर्च करते हैं। तो जो कंजूसी से धन को खर्च करते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको कृपण बोला जाता है। क्लियर है? समष्टि का व्यष्टि, सत्कार का तिरस्कार और मूक का वाचाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विलोम शब्दों पर। नेक्स्ट है आपका विलोम स्वाधीन का विलोम। स्वाधीन का विलोम क्या हो जाएगा? पराधीन, किसी दूसरे के उसमें होना, पराधीन होना। आरोह का अवरोह, सौभाग्य का दुर्भाग्य, एकता का अनेकता, मौन का मुखरता, आगामी का विगत। आगामी का विगत, आगामी मतलब आने वाला, विगत मतलब चला गया। मौन का बहुत इंपॉर्टेंट है और आगामी का देखना। कृश का विलोम, कृश का विलोम होता है स्थूल और कृश का विलोम हष्टपुष्ट भी होता है। कृश का अर्थ मैंने आपको बताया था कमजोर या फिर दुबला पतला, ठीक है। तो वहीं पर आपको जैसा ऑप्शन मिले, स्थूल का मतलब होता है मोटा या फिर घना, तो उस हिसाब से आप लगा देंगे। अभी जो आपका क्वेश्चन आया हुआ था वहाँ पर हष्टपुष्ट ऑप्शन ही नहीं था, स्थूल ऑप्शन था, तब आपका उत्तर जो है वो स्थूल सही हुआ था। तो दोनों ही ध्यान रखना। अवर का विलोम होता है प्रवर, ठीक है। और कृपण का विलोम होता है उदार। कृपण मैंने क्या बताया था? उदार या दानी, जो मिले कृपण का विलोम वही लगाना है ऑप्शन में। कृपण मीन्स कंजूसी से धन खर्च करने वाला, यानी कि आप कंजूस बोल सकते हो उसको। उद्यमी का विलोम आलसी, उद्यमी मतलब मेहनत करने वाला। दाता का विलोम याचक, दाता देने वाला, याचक याची जो लेता है उसको याचना करता है। आध्यात्मिक का विलोम भौतिक, इहलोक का विलोम परलोक, रुग्ण का विलोम स्वस्थ। रुग्ण मीन्स याद रखिएगा रोगी होता है, ठीक है, रोगी जो रोग से युक्त हो। बंधन का विलोम हो जाएगा मुक्ति। सामिष का विलोम निरामिष, सामिष और आमिष एक ही चीज है। मांस युक्त भोजन सामिष हो जाएगा, ठीक है। निरामिष जो मांस का सेवन नहीं करेंगे वो निरामिष में आ जाएंगे। यथार्थ का विलोम हो जाएगा कृत्रिम, यथार्थ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गौड़ का विलोम मुख्य। गौड़ क्या है? दूसरी उसको दी जाती है। और मुख्य का मतलब जैसे कि अभी आप पढ़ोगे थॉर्नडाइक के नियम आपके ही सेमेस्टर में ही है। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम, गौड़ नियम। तो गौड़ नियम मतलब सेकंड स्थान पर जिनको रखेंगे अन्य, ठीक है, तो वो गौड़ होता है। उपकार का विलोम हो जाएगा अपकार। रिवीजन करते हैं एक बार। स्वाधीन, पराधीन, आरोह अवरोह, सौभाग्य का दुर्भाग्य, एकता का अनेकता, मौन का मुखरता, आगामी का विगत, कृश का स्थूल या हष्टपुष्ट दोनों, अवर का प्रवर, कृपण का उदार और उद्यमी का आलसी, दाता का याचक, आध्यात्मिक का भौतिक, इहलोक का परलोक, रुग्ण का स्वस्थ, रुग्ण मीन्स रोगी, उसका स्वस्थ हो जाएगा। बंधन का मुक्ति, सामिष का और आमिष का निरामिष, यथार्थ का कृत्रिम, गौड़ का मुख्य, उपकार का अपकार। इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं उन्मीलन। उन्मीलन का विलोम क्या होता है? तो उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन, ठीक है। और सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा? स्थूल। जैसे ऑप्शन मिलेंगे वहाँ, जैसे स्थूल का आपसे विलोम पूछा जाए तो आपको ऑप्शन में कृश या सूक्ष्म में से कोई एक ही देगा, कभी ऐसा नहीं होता दोनों ऑप्शन दें। या उन्होंने पूछा कि भाई सूक्ष्म का विलोम बताइए तो स्थूल होगा, सूक्ष्म में छोटा छोटा, ठीक है, स्थूल उसका बड़ा बड़ा, तो उसमें आ जाएगा मोटा मोटा, ठीक है। उदय का सॉरी अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। यहाँ मैंने इनके अर्थ भी लिखे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है कंफ्यूजिंग वाले हैं। अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ न जानता हो और विज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। तो अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा। इधर देखिएगा आप, उन्मूलन का विलोम रोपड़। उन्मूलन का मतलब है हटाना, निकालना, तो रोपड़ मतलब उसको लगाना, पौधों को रोपड़ करना, ठीक है। उदय का विलोम होता है अस्त। इसके बाद है अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम है अनभिज्ञ या फिर अज्ञ। इसका भी देखिए, अभिज्ञ में आ लगा है लेकिन नकारात्मक नहीं है, इसका मतलब निकल रहा है जानने वाला। अभिज्ञ का मतलब है जानने वाला और अनभिज्ञ का मतलब है न जानने वाला, इसलिए अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। तो प्रश्न आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि विज्ञ का विलोम, ऑप्शन में अगर अनभिज्ञ मिले तो आप अनभिज्ञ को टच मतलब लगाइएगा और अज्ञ मिले तो अज्ञ लगाइए। तो यहाँ से एक लाइन याद रखना कि अभिज्ञ और विज्ञ का जो विलोम है वो क्या है? अज्ञ और अनभिज्ञ। अज्ञ और अनभिज्ञ का मतलब क्या है? न जानने वाला, और अभिज्ञ और विज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। इसके बाद समास का विलोम है व्यास। सृष्टि का विलोम प्रलय।
श्री गणेश का विलोम इतश्री और तिमिर का विलोम आलोक। आलोक मतलब प्रकाश और तिमिर मतलब अंधकार। पुष्ट का विलोम है क्षीण, जटिल का सरल, आयात का निर्यात, सहयोगी का प्रतियोगी। रिवीजन करते हैं एक बार इन विलोम को। उन्मीलन का निमीलन, सूक्ष्म का स्थूल, अज्ञ का विज्ञ, उन्मूलन का रोपण, उदय का अस्त, अभिज्ञ का अनभिज्ञ या फिर अज्ञ। अगर आपसे पूछा जाए अभिज्ञ और विज्ञ का विलोम क्या है तो सीधे सीधे आप बता सकते हैं, क्योंकि अर्थ भी अभी आप समझा दिया। इसके बाद समास का विलोम व्यास, सृष्टि का प्रलय, श्री गणेश का इतिश्री, तिमिर का आलोक, पुष्ट का क्षीण, जटिल का सरल, आयात का निर्यात, सहयोगी का प्रतियोगी। लास्ट है आपके कुछ, इनको देख लीजिएगा। उद्धत, उद्धत का विलोम होता है विनत, ठीक है। अंतरंग का बहिरंग, हर्ष का विषाद, आदि का अंत, स्वार्थ का निस्वार्थ, विश्लेषण का संश्लेषण, शुक्ल का कृष्ण, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, ठीक है। उपत्यका और अदित्यका, उपत्यका और अदित्यका का मतलब क्या है? उपत्यका नीचे की भूमि होती है, अदित्यका जो होती है ऊपर की भूमि, ठीक है। तो उपत्यका का जो है विलोम क्या होगा? अदित्यका। रिवाइज करिएगा। उद्धत का विनत, अंतरंग का बहिरंग, हर्ष का विषाद, आदि का अंत, स्वार्थ का निस्वार्थ, विश्लेषण का संश्लेषण, शुक्ल का कृष्ण और उपत्यका का अदित्यका। वैसे तो बहुत सारे विलोम हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करा दिए हैं। जितने ऐसे विलोम मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं जो यूपी के बाकी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी का पेपर आप उठा के देखोगे तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे। तो ऐसे विलोम डाले, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट विलोम और समानार्थी यहाँ पर लिए हुए हैं मैंने। तो यहाँ से उम्मीद रहती है, चांस रहता है कि हाँ क्वेश्चन मिलेंगे। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? तो पर्यायवाची शब्द वे शब्द हैं जो एक दूसरे का समान अर्थ देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा माँ, और माँ को हम माता भी बोल देते हैं, ठीक है। मैया भी बोल देते हैं, क्या है? समान अर्थ दे रहे हैं। मैया का मतलब भी माँ, माता का मतलब भी माँ, और माँ का मतलब भी माँ है। तो ऐसे शब्द जो एक दूसरे के समानार्थी शब्द देते हैं उन्हें समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि आग, आग का पर्यायवाची यहाँ पर देखिएगा अग्नि, पावक, अनल, दहन। अग्नि का मतलब भी आग है, पावक का मतलब भी आग है, अनल का मतलब भी आग है, और दहन का मतलब भी क्या है? आग। अमृत का देखिएगा अमीय, सुधा, पीयूष, सोम। अमीय का मतलब भी अमृत है, सुधा का मतलब भी अमृत है, पीयूष का मतलब भी अमृत है, और सोम का मतलब भी अमृत है। अब आपको क्या करना है, आपके सेमेस्टर में जो प्रश्न आते हैं वहाँ पर आपको एक दो दो या फिर चार चार पर्यायवाची शब्द लिखने को आते हैं। तो आपको हर एक शब्द के कम से कम चार चार पर्यायवाची शब्द याद कर लेने हैं, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पर सबसे पहला आपका है अग्नि का पर्यायवाची। तो अग्नि के पर्यायवाची देखिएगा कौन कौन से हैं। अग्नि के पर्यायवाची सबसे पहला आग, पावक, अनल, कृशानु, दहन, ठीक है। आग, पावक, अनल, कृशानु, दहन। आग, पावक, अनल, कृशानु, दहन, ऐसे करके 4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है आकाश। आकाश का पर्यायवाची है अंबर, आसमान, व्योम, शून्य, नभ, गगन। नभ और गगन तो पहले से ही याद होंगे, अंबर भी याद होगा। अंबर कपड़े का भी पर्यायवाची होता है, कपड़े को भी अंबर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है अतिथि। अतिथि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अतिथि, अतिथि का पर्यायवाची अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन और मेहमान। क्लियर। असुर का पर्यायवाची दैत्य, दानव, राक्षस और निशाचर। दैत्य, दानव, राक्षस और निशाचर। अश्व का पर्यायवाची घोड़ा, घोटक, तुरंग, बाजी। है भी इसका होता है पर्यायवाची, तो है भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अमृत का, तो अमीय, सुधा, पीयूष, सोम। अमीय, सुधा, पीयूष, सोम। आँख का पर्यायवाची नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, ठीक है। नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु। नदी, नदी का क्या पर्यायवाची रहेगा? सरिता, तटनी, आपगा, तरंगिनी। सरिता, तटनी और तरंगिनी सभी को याद होंगे, आपगा नहीं याद होगा, तो इस आपगा को अच्छे से याद करिएगा। क्लियर है। इसके बाद बिजली का पर्यायवाची दामिनी, तड़ित, चंचला, चपला। बिजली के तो सभी को याद होंगे चारों, दामिनी, तड़ित, चंचला और चपला। एक याद रखना सौदामिनी और होता है बिजली का, दामिनी से ही रिलेट कर लो, सौदामिनी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं रात्रि के पर्यायवाची पे। तो रात्रि का पर्यायवाची है रात, रजनी, रैन, निशा, विभावरी,
ठीक है। रात, रजनी, रैन और निशा सबको पता होंगे। विभावरी नहीं पता होगा तो विभावरी को अच्छे से याद करो, क्योंकि कभी कभी क्या क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा 4 पर्यायवाची लिखने को ही आए, कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि विभावरी किसका पर्यायवाची है या विभावरी का पर्यायवाची बताइए, तो रात्रि का पर्यायवाची है। यमुना के पर्यायवाची देखिएगा, यमुना को बोलते हैं कालिंदी, अर्कजा, सूर्यजा, रवितनिया। सूर्य की पुत्री थी ये, तो सूर्यजा, सूर्यसुता, रविसुता, रवितनया ये सब आ जाए, कि सूर्य का पर्यायवाची रवि होता है। क्लियर है। और ऐसे ही रिलेट करके याद किया करो। अर्कजा याद रखना है इनका, अर्कजा और कालिंदी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जंगल के पर्यायवाची पर। जंगल का पर्यायवाची होता है कांतार, अरण्य, कानन, विपिन। चारों इंपॉर्टेंट है, कांतार, अरण्य, कानन, विपिन। कांतार, अरण्य, कानन, विपिन। ठीक है। कमल का पर्यायवाची देखिएगा, कमल का पर्यायवाची है जलज, नीरज, सरोज और अरविंद। एक और लिखना पंकज, पंकज भी कमल का ही है, पंक मीन्स कीचड़ में खिलने वाला। अरविंद इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये जो लिखे हुए हैं ये सब जल के पर्यायवाची। एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि जल के पर्यायवाची में जब आप ज ऐड कर दोगे तो कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। जल के पर्यायवाची में जब आप द ऐड कर देंगे तो बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। और जल के पर्यायवाची में आप धी ऐड कर देंगे तो समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। ठीक है। देखिए कैसे, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर बादल का पर्यायवाची देखो मेघ है, इसके बाद जल के पर्यायवाची में द ऐड किया जलद। जल का एक पर्यायवाची होता है नीर, नीर, नीर मीन्स भी पानी होता है, नीर में द ऐड करोगे तो नीरद बनेगा बादल, और नीर में ज ऐड करोगे तो बन जाएगा किसका पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची। और इस नीर में अगर आप धी ऐड कर देंगे तो वैसे ये क्या बन जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची, नीरधी। ठीक है। ऐसे ही वारी भी इसी का पर्यायवाची होता है, तो वारिज, वारिद और वारिधि कर सकते हैं। तो आपके जल, कमल, बादल और समुद्र के बन जाएंगे। ये ट्रिक हमेशा ध्यान रखिएगा, वैसे तो सभी को पता ही होगी इस ट्रिक के बारे में। इसके बाद बादल की पर्यायवाची देख लीजिएगा वारिद। और एक और लिखना है यहाँ पर घन, घन मीन्स भी बादल होता है या मेघ होते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम किसके पर्यायवाची पर, इनको हटा देती हूँ मैं साइड से। आप देख लीजिएगा समुद्र के पर्यायवाची, तो समुद्र के पर्यायवाची जलधि, जल में धी ऐड किया जलधि बन गया। इसके बाद नीर में धी ऐड किया नीरधि बन जाएगा। वारी में धी ऐड करोगे तो वारिधि बन जाएगा। क्लियर है। नए देख लीजिएगा रत्नाकर और अर्णव, ये दोनों क्या हैं, समुद्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट जल के पर्यायवाची पानी हो गया, नीर हो गया, तोय, वार, ये सब किसके हैं, जल के पर्यायवाची हैं। भौरे के पर्यायवाची देखिएगा भ्रमर, सटपद, शिलीमुख, अली। अली मीन्स भंवरा। ठीक है। अली, अली बहुत इंपॉर्टेंट है। और शिलीमुख, भ्रमर तो पता होगा और सटपद भी पता होगा, 6 पैर होते हैं इसलिए सटपद उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं सूर्य के पर्यायवाची पर, तो सूर्य के रवि, दिनकर, दिवाकर, भानु, दिनेश। ठीक है, ये सब हो जाएंगे। विष्णु के पर्यायवाची देखिएगा चक्रपाणी, जनार्दन, नारायण, लक्ष्मीपति। चक्रपाणी पता होगा, जनार्दन अच्छे से याद रखना, जनार्दन। 4 ही मैंने लिखे हैं, ज़्यादा लिखे ही नहीं है। सरस्वती के पर्यायवाची देखिएगा भारती, इला, महाश्वेता, शारदा, वीणा पाणी। ठीक है। वांग देवी, ये सब तो आपको पता होंगे। इला को ध्यान रखना, इला पृथ्वी का पर्यायवाची भी होता है। पृथ्वी के पर्यायवाची देख लीजिएगा यहाँ पर भू, धरा, धरती, पृथ्वी, वसुधा और अवनी। अवनी याद रखना, और अवनी का विलोम याद रखना क्या होता है, अंबर। अवनी का विलोम है अंबर। ठीक है। पृथ्वी का आकाश। नेक्स्ट आते हैं इंद्र का पर्यायवाची, तो इंद्र के पर्यायवाची हैं आपके देवराज, सुरेंद्र, पुरंदर, सुरपति, शचीपति। पुरंदर बहुत है, मघवा और याद रखो एक मघवा, मघवा पूछ लेते हैं, अलग से पूछ लेते हैं मघवा। इसके बाद आनंद के पर्यायवाची हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी। हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी। इच्छा का पर्यायवाची या समानार्थी चाह, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना। चाह, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना। सर्प के पर्यायवाची अहे, नाग, भुजंग, उरग। अहे, नाग, भुजंग, उरग। सिंह के पर्यायवाची शार्दूल, शार्दूल बहुत इंपॉर्टेंट है, शार्दूल पूछा जाता है। मृगराज, वनराज, केहरी। ठीक है। आप अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी आपको ये काम आएंगे। अगर आपने डाला हो फॉर्म यूपी पुलिस का तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहने वाले हैं। अंधकार का पर्यायवाची, अंधेरे का पर्यायवाची अंधकार, तम, तिमिर।
पर्वत का पर्यायवाची शैल, पहाड़, गिरि, नग। नग याद रखना, नग, ठीक है। गिरि तो याद ही होगा। गिरिजा किसे कहते हैं? तो गिरिजा किसको कहते हैं? पार्वती मैया को, क्योंकि वो क्या है? गिरि की ही पुत्री थी ना, तो इसीलिए उनको गिरिजा बोलते हैं। स्त्री, स्त्री के पर्यायवाची नारी, महिला, ललना और रमणी। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ललना और रमणी। और इम्पॉर्टेंट भी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब क्या है, अब पेपर का ट्रेंड चेंज करते जा रहे हैं। अगर आप और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर क्या है, सुने सुनाए पर्यायवाची देते नहीं है, अलग अलग देते हैं। तो आपको जो नए नए वर्ड लग रहे हैं ना, उनको 2 से 3 बार पढ़ो तो आप समझ जाओगे। रमणी अगली बार वर्ड देखोगे तुरंत समझोगे किसका पर्यायवाची है, नारी या महिला का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आते हैं गर्व, अहंकार का पर्यायवाची। अहंकार का पर्यायवाची है गर्व, अभिमान, दर्प। दर्प बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्प। इसके बाद मद और घमंड। गंगा की पर्यायवाची भागीरथी, देवनदी, सुरसरी और मंदाकिनी। लक्ष्मी के पर्यायवाची श्री, कमला, रमा, पद्मा, याद रखना पद्मा, ठीक है, और इंदिरा। पार्वती के पर्यायवाची गिरिजा, शैलजा, भवानी, उमा, ठीक है। शैलजा, भवानी, गिरिजा, उमा, ऐसे कर लो। कपड़ा की पर्यायवाची वस्त्र, पट, चीर, अंबर। अंबर पीतांबर से याद रखना हमेशा। पीतांबर कौन है? पीले वस्त्र धारण करने वाले, यानी कि कृष्ण जी। पीतांबर, वहाँ पर जो अंबर लगा हुआ है वो आसमान नहीं है, वो क्या है? वहाँ पर कपड़े को बता रहा है। तो अंबर के 2 अर्थ होते हैं, आसमान भी होता है और कपड़ा भी होता है। मोर के पर्यायवाची देखो मयूर, केकी, सारंग और शिली। तो ये है मयूर के पर्यायवाची। अब हम देख लेते हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए थे। पहला है पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। पर्वत का समानार्थी शब्द जल्दी से फटाफट से बताइए क्या होगा इसमें। तो देखो अब इसको कैसे करोगे, हमें नहीं पता तो देखो, घन, घन किसका है? घन मेघ या बादल का पर्यायवाची है। घन का मतलब है बादल। आगार, आगार याद रखना, आगार घर को बोलते हैं, ठीक है, रहने के स्थान को बोलते हैं। पादप क्या है? पेड़। तो बचा हुआ कूट शब्द क्या होगा? कूट शब्द पर्वत का पर्यायवाची है। इसके बाद नेक्स्ट आपका शब्द है विरोध का विलोम शब्द बताइए। विरोध का विलोम शब्द बताइए। विरोध मीन्स क्या है? बिल्कुल किसी के ना एकदम उसमें अपोजिट में खड़े हो जाना। तो विलोम क्या होगा इसका? सहमत, सहायता, समर्थन या अनुरोध। तो इसका विलोम होगा समर्थन, ठीक है। नेक्स्ट है समानार्थी शब्द का आशय क्या है? ये 2017 में आया था, लिख सकते हैं आप सभी अब कि वे शब्द जो एक दूसरे के समान अर्थ देते हैं वो समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आइएगा आनंद का विलोम। आनंद का विलोम क्या है? विष, विषाद, अवनि, अर्पण। तो आनंद खुश होना और विषाद का मतलब है दुख होना, ठीक है। तो आनंद का विलोम हो जाएगा विषाद। इसके बाद अगला है अर्वाचीन एवं उचित शब्द का विलोम लिखिए। तो अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? अर्वाचीन का प्राचीन और उचित का अनुचित। अग्नि, अमृत और गंगा और गुरु के एक एक पर्यायवाची लिखिए। अग्नि, अमृत, गंगा और गुरु के। तो अग्नि का पर्यायवाची लिख सकते हैं आग, एक एक लिखने को आए तो एक लिख लो, वरना आग, पावक, अनल, दहन कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अमृत का पर्यायवाची सुधा, अमीय, पीयूष। गंगा के पर्यायवाची भागीरथी, देवनदी, सुरसरी, मंदाकिनी। और गुरु के पर्यायवाची आचार्य हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा, ये गुरु के पर्यायवाची हो जाएंगे। एक एक लिखने थे तो एक एक लिख दीजिएगा। इसके बाद नूतन का विलोम शब्द है। नूतन का विलोम बताइए क्या होगा? नूतन का विलोम पुराना, नवीन, पुरातन या प्राचीन। तो नूतन का विलोम है पुरातन। नेक्स्ट है आपका संधि एवं संयोग का विलोम शब्द बताइएगा। तो संधि का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम होता है विच्छेद। क्या होता है? विच्छेद, ठीक है, अलग होना। संधि का मतलब मिलना, विच्छेद का मतलब अलग अलग हो जाना, तोड़ देना। और संयोग का विलोम होता है वियोग, ठीक है। आकाश के 4 पर्यायवाची लिखने हैं तो लिख दीजिएगा यहाँ पर गगन, नभ, अंबर, आसमान या फिर व्योम। 2019 में प्रश्न आया था ये। इसके बाद आँख, अश्व, समुद्र और सूर्य के एक एक समानार्थक शब्द लिखिएगा। आँख का समानार्थक शब्द नेत्र लिख सकते हैं, अश्व का घोटक लिख सकते हैं, कोई भी लिख दीजिए जो आपको आए। समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर, कुछ अलग लिखने का भी प्रयास करना, जलधि, नीरधि सब लिखेंगे। और सूर्य का पर्यायवाची भानु, रवि,
कोई भी एक लिख दो। कृतज्ञ का विलोम शब्द है आकर्षक, करणीय, कर्ता या कृतघ्न। तो कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ का विलोम होगा कृतघ्न, जो उपकार को मानता हो। सरस्वती व वसंत के दो दो पर्यायवाची लिखिएगा। सरस्वती के दो पर्यायवाची शारदा, ठीक है, वाग्देवी, वीणा, आप और भी महाश्वेता भी लिख सकते हैं यहाँ पर। बसंत के पर्यायवाची, तो बसंत का पर्यायवाची यहाँ पर नया है, इसको याद रखना, मधुमास, ऋतुराज, ऋतुपति ये बोलते हैं, ठीक है, ऋतुराज। कृश का विलोम शब्द है, ये क्वेश्चन आया था 2020 में, बताओ कृश का विलोम है क्या होगा? इसका उत्तर दृढ़, कठोर, स्थूल या मजबूत। तो कमजोर या पतला दुबला बताया था ना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? हष्टपुष्ट, मोटा ताजा, यानी कि स्थूल। सुधा एवं पंकज का अर्थ लिखिएगा। सुधा का अर्थ क्या हो जाएगा? सुधा मतलब अमृत होता है, और पंकज मतलब कमल, ठीक है, या पंख में जन्म लेने वाला, ऐसे तो वो कमल ही होता है। आर्य व उन्नति का विलोम शब्द लिखिए। तो आर्य का विलोम हो जाएगा अनार्य, और उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा? अवनति। नेक्स्ट आपका लास्ट है, जंगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जंगम का विलोम होता है स्थावर। तो ये सारे जो प्रश्न थे वो आपके एग्जाम में आए हुए थे, उन्हीं को मैंने कराया। यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि हर बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए फिर आज मैं इतना ही रखती हूँ, मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।